शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो इंतहाई आली रुतबा और बहुत जलीलुल कदर है। सब तारीफ़ें मेरे रब्बुल इज़्ज़त के लिए है। सलातुस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। स्केरी उर्दू टेल्स के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम और मेरे इस चैनल को सपोर्ट करें, क्योंकि चैनल की हाफ इनकम मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके आल और उनके तमाम असहाब के नाम की नेकी मुस्तहिक लोगों को दिया करती हूँ हिस्सा, और नेकी के इस काम में आप अपना हिस्सा चैनल को सब्सक्राइब करके डाल सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ा करें, उनसे मोहब्बत और प्यार करें, कुरान पाक बेमा तर्जमा और 5 टाइम की नमाज ज़रूर पढ़ा करें। ये दुनिया और आखिरत में कामयाबी है। बढ़ते हैं आज की खौफनाक कहानियों की तरफ। ये खौफनाक कहानी अलीना ने शेयर की लाहौर से। अलीना कहती हैं कि मैं लाहौर हॉस्टल में रहती थी। बेसिकली मैं पीछे से फैसलाबाद में मेरे वालिदैन थे और मुझे लाहौर में आकर मेरी फ्रेंड्स के साथ इधर हॉस्टल में रहना पड़ा। और वो कहती हैं कि उसके बाद मेरे जो रिलेटिव्स थे उनको ये चीज़ अच्छी नहीं लगी कि मैं हॉस्टल में रहूं, और मेरे पेरेंट्स भी मेरे पास लाहौर में आ गए। हमने एक घर रेंट पे लिया और उस घर वो बहुत पुराना और अजीब सा घर था। वो कहती हैं कि उस घर में अजीबोगरीब वाक़यात हमारे साथ पेश आते थे। अजीब घर में रोना आना और दिल चाहता था रोते रहें, दिल नहीं चाहता था कि एक दूसरे से बात भी करें। हालांकि हम लोग 3 लोग थे, मैं, मेरे अम्मी अब्बू सिर्फ, और हम लोग एक दूसरे से इतना प्यार करते थे। जैसे हम लोग उस घर में गए तो हम लोग सारे एक दूसरे से अलग अलग रहने लगे। मैं इस सिचुएशन से बहुत बुरी तरह परेशान थी और अपनी एक फ्रेंड हानिया से इसके मुतालिक बात किया करती थी। मेरी फ्रेंड हानिया जो कि लाहौर में ऑरेंज ट्रेन है उस पर सफ़र करती थी और कॉलेज में आया करती थी। मेरी फ्रेंड हॉस्टल में नहीं रहती थी। मैंने ये सारी बातें जब अपनी फ्रेंड से डिस्कस की तो उसने भी मेरे साथ अपनी ज़िंदगी का एक खौफनाक वाक़या शेयर किया। वो कहती थी कि जब मैं ऑरेंज ट्रेन पर सफ़र के लिए कॉलेज आया करती थी तो मेरे साथ एक अजीबोगरीब वाक़या पेश आया। मुझे ट्रेन में एक लड़का दिखाई देता था। अभी मैं उससे अपनी बातें शेयर कर रही थी तो जो वाक़या उसने मुझे बताया वो हैरान कर देने वाला था। हानिया कहती हैं कि मुझे एक लड़का नज़र आता था और जब भी मैं सिर्फ ऑरेंज ट्रेन पे जाती थी वो लड़का मुझे नज़र आता था और हमेशा नज़र आता था। उसकी और मेरी टाइमिंग हमेशा एक हो सकती है, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। वो सिर्फ मुझे देखता रहता था, चाहे मैं जितनी भी टाइमिंग चेंज करके जिस भी टर्मिनल से ट्रेन पर आती थी वो मुझे नज़र आता था। ये काफ़ी चौंका देने वाली बात थी, और उसका मेरे सामने आना और फिर उसके बाद मुझे बुलाना ना और सिर्फ मुझे देखते रहना मुझे काफ़ी हैरान करता था। और फिर उनके साथ एक ये वाक़या पेश आया। हानिया कहती हैं कि उसके नज़र आने के बाद हमारे घर में एक शादी का फंक्शन था और काफ़ी गेस्ट आए हुए थे। हम लोगों का ऊपर वाला पोर्शन हम लोग बहुत कम यूज़ किया करते थे, और मैं और मेरी बहन ऊपर वाले रूम में शिफ्ट हो गई और नीचे हम लोगों ने गेस्ट जो थे उनको वो रूम अपने वाले दे दिए। वो कहती हैं कि हानिया ने बताया, लीना कहती हैं कि मैं रात के टाइम अपनी फ्रेंड के साथ कॉल पे बात कर रही थी। लाइट ऑफ थी और अचानक से मेरे सामने वाले रूम में मुझे दरवाजे के नीचे से एक रोशनी महसूस हुई। मैं काफ़ी हैरान हुई कि ऊपर वाले रूम में भी लाइट नहीं है, नीचे भी लाइट नहीं है, लाइट ऑफ है। सर्दियों का मौसम था तो सामने वाले रूम के नीचे से मुझे लाइट क्यों महसूस हो रही है। हानिया कहती हैं कि जैसे ही मैंने कमरे का दरवाज़ा खोला तो आगे कुछ भी नहीं था, बिल्कुल खूब अंधेरा था। मैंने उसको अपना वहम करार देते हुए दरवाजे को बंद कर दिया और फिर फ़ोन पे बात करने लगी। अब मैं फ़ोन पे फिर बात कर रही थी तो उसी बंद दरवाजे के नीचे से एक रोशनी फिर दिखाई दी। मैं कॉल पे बात करते करते दोबारा दरवाजे को खोल कर देखा तो लाइट नहीं थी। खासी हैरान हुई और इतने में लाइट भी आ गई और मैं अपने रूम में चली गई। मेरी छोटी बहन जो कि गेस्ट के साथ नीचे बातें करने में मसरूफ़ थी, इसलिए वो रात लेट ऊपर आई जिसका मुझे पता ही नहीं लगा। अब अचानक से मेरी आवाज़, आँख मेरी खुली दरवाजे पे दस्तक की आवाज़ से। मैंने साथ से पलट के देखा तो मेरी बहन सोई हुई थी और हमारे दरवाजे पे ज़ोर ज़ोर से कुछ दस्तक कर रहा था। इतनी ज़ोर से दस्तक कर रहा था कि मेरा दिल दहल गया।
मैंने अपनी बहन को जगाने की कोशिश की, लेकिन वो ऐसे लग रहा था कि जैसे मदहोश हुई पड़ी हो। हानिया कहती है कि जैसे मैं दरवाजे की तरफ गई और मैंने दरवाजा खोला तो आगे कोई नहीं था। दस्तक बहुत जोर से थी। तकरीबन 4 बजे का टाइम होगा। सर्दियों में तो हर तरफ हूका आलम होता है 4 बजे भी। ये बातें काफी हैरान कुन थी और ये काम अभी मेरे साथ शुरू हुआ था, जब से उस खूबसूरत लड़के को मैंने ट्रेन में अपने पीछे देखा। खैर नेक्स्ट डे मुझे कॉलेज जाना था और मैं रेडी होकर कॉलेज चली गई, और जैसे मैं ट्रेन पर गई तो उधर वो लड़का फिर मौजूद था। वो इंतहाई खूबसूरत लड़का था। अब की बार मैं उससे पूछने पे मजबूर हो गई और मैंने कहा कि तुम कौन हो, और उस लड़के ने मेरी बात का जवाब दिया और कहा कि हानिया, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं। मैं हैरान रह गई कि उसे मेरे नाम का कैसे पता लगा, और फिर उसके बाद मेरी आंखों के सामने से वो ओझल हो गया। मुझे ये सब कुछ एक ख्वाब लग रहा था और मैं शायद ट्रेन के अंदर ही बेहोश हो गई थी। कुछ देर बाद मुझे होश आई तो मेरे इर्द गिर्द काफी लोग थे और वो मुझे ये कह रहे थे कि तुम ट्रेन के अंदर बेहोश हुई पड़ी थी। तुम्हारे साथ कुछ लोग थे जो जानते थे कि तुम इस यूनिवर्सिटी में पढ़ती हो और उन्होंने तुम्हें इधर उतारने की बात की और हमने तुम्हें इधर उतार दिया। वो कुछ बुजुर्ग लोग थे, उनमें कुछ खवातीन भी शामिल थी। हानिया कहती है उसके बाद मेरे साथ प्रॉब्लम्स के दौर शुरू हो गए और मेरे बेड के नीचे से हमेशा एक अजीबोगरीब किस्म का बॉल निकलता था। मेहमान चले गए थे और मैं अपने रूम में शिफ्ट हो चुकी थी। रात के टाइम दोबारा मेरे रूम में दस्तक की आवाजें आती थी। मेरी बहन चूंकि अपने रूम में शिफ्ट हो गई थी और मेरे रूम पर कोई लगातार दस्तक किया करता था। कौन दस्तक करता था मुझे कुछ पता नहीं था। एक दिन मैं अपने कमरे में सो रही थी और लाइट ऑफ थी। अचानक से क्या देखती हूँ कि मेरे सामने हाथ में मोमबत्ती पकड़े कोई शख्स खड़ा है। उसको देखकर मैं हैरान रह गई। वो वही लड़का था जो ट्रेन में मुझे नजर आया था, और वो एक जिन था। मेरे ऊपर उसका काला साया हो चुका था। उसे देखने के बाद मुझे कुछ होश नहीं रहती थी और मुझे दौरा पड़ जाता था। होश मुझे आने पर मेरे घर वाले बताते थे कि तुम्हारे हाथ पांव टेढ़े हो जाते हैं, पीछे की तरफ मुड़ जाते हैं। मुझे एक अल्लाह वाले के पास ले जाया गया और उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने कहा कि ऑरेंज ट्रेन के ऊपर सफर करने वालों में सिर्फ एक तुम्हारी बेटी नहीं, कई लोगों की ये कंप्लेन्स हैं कि उनके ऊपर पुरस्रार असरात होने लगे हैं और वो साये का शिकार हो चुके हैं। तुम्हारी बेटी के ऊपर भी एक जिन का साया हो चुका है। मेरे वालिदैन ने खैर मेरा इलाज शुरू करवाया और इलाज के दौरान मेरे सर के बाल बिल्कुल गिरने लगे। मेरी शक्ल बिल्कुल बदल गई और मैं इतनी खूबसूरत थी और मेरी शक्ल एक कमजोर बूढ़ी औरत की तरह हो गई। मैंने ख्वाब में देखा कि एक लड़का मेरे ख्वाब में आया और वो मुझे कहता है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता था, तुमने मेरी मोहब्बत को तस्लीम नहीं किया और अब मैं तुम्हारा यही हाल करूंगा, मैं तुम्हें किसी और का होने नहीं दूंगा। मैं चीखें मारती उठती थी और मेरी हालत बुरी हो जाती थी। मेरे घर वाले मेरी हालत देखकर बहुत परेशान होते थे। मुझे किसी इलाज का कोई आराम नहीं आ रहा था। बिलाखिर पता लगा कि सिंध वाली साइड पर एक फकीर का दरबार है और वो अल्लाह वाले थे। उनके दरबार पर उन्हीं का बेटा बैठता है और उनसे जाकर तावीज़ लो, ये मखलूक तुम्हारी जान छोड़ देगी। वहां तक पहुंचने का सफर भी बड़ी मुश्किल कुन था। वहां पर पहुंचने के लिए भी मुझे इतनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। जब भी हम लोग वहां जाने का नाम लेते थे तो मेरी हालत गैर हो जाती थी। मुझे वॉमिटिंग्स आती थी, मेरा जिस्म टूटने लगता था। बड़ी मुश्किलों से उन तक पहुंचे और उन तक पहुंचने के बाद उन्होंने मुझे देखा और कहा कि अभी भी वो लड़का तुम्हारे पीछे है। वो एक जिन लड़का था जो कि ऑरेंज ट्रेन लाहौर से मेरे पीछे पड़ा। उस काले साए ने मेरा बुरा हाल कर दिया। तरह तरह की अजीबो गरीब बीमारियां, और जिसमें सबसे ज्यादा वर्स्ट बीमारी एलर्जी की थी। मेरा पूरी बॉडी एलर्जिक हो चुकी थी। उसके ऊपर, मेरी बॉडी के ऊपर इतने दाने थे कि ना तो मैं कुछ खा सकती थी ना पी सकती थी। जो भी मेडिसिन लेती थी वो रोंग हो जाती थी, वो उल्टा असर शुरू कर देती थी। उन अल्लाह वालों को जब सारी बात बताई गई तो उन्होंने कहा कि ऐसा ही होगा, क्योंकि वो जिन आशिक था तुम पर और तुमने उसकी बात को इग्नोर किया, इस वजह से वो तुम्हें अब तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला कर रहा है। उन्होंने मेरे गले में एक तावीज़ डाला और कहा कि 3 दिन के अंदर इसके असरात देखोगी और 3 दिन के अंदर तुम्हें अपने जिस्म के अंदर एक ताकत महसूस होगी। उन्होंने मुझे पीने के लिए, नहाने के लिए और गले में डालने के लिए कुछ तावीज़ात दिए।
3 दिन के अंदर अंदर मुझे अपनी बॉडी में वाकई चेंज महसूस हुआ। मेरे घर वाले ये कहते थे कि जब तुम सो रही होती थी तो कहते हैं कि दांत ऐसे तुम बुरे तरीके से एक दूसरे के साथ तुम्हारे दांत रगड़ खाते थे कि हमें लगता था कि तुम बहुत तकलीफ में हो। और ये साए और जन्नात की सबसे बड़ी अलामत है। जो शख्स सोए हुए भी इतनी तकलीफ में हो, सोचें कि वो जब सही हालत में होता था तो उसकी क्या हालत होती होगी। मैंने कहा बिल्कुल ऐसे मेरे साथ होता है और मेरे घर वाले भी ये महसूस कर चुके हैं। उन्होंने जो मुझे तावीज़ गले में दिया, सबसे पहले मुझे इस चीज़ का आराम महसूस हुआ। मेरे घर वालों ने इस चीज़ को नोटिस किया कि मैं बिल्कुल ठीक हो रही हूँ। नहाने वाले तवीज़ों से दिन ब दिन मैं बिल्कुल ठीक होती जा रही थी। और इन ट्रेन के सफ़र से मुझे सख्ती से मना कर दिया गया और कहा गया कि उस तरफ का तो तुम रुख भी नहीं करोगी। उन अल्लाह वालों ने मुझे मुकम्मल ठीक कर दिया और अब मैं तुम्हारे सामने बिल्कुल ठीक। अलीना कहती है जब मैंने उनकी बात सुनी अपनी फ्रेंड की तो मैं अपनी बातें सारी भूल गई। और फिर उसने कहा कि जो हालात तुम मुझे बता रही हो, तुम्हारे घर में भी कुछ ऐसे मामला ज़रूर होंगे। तुम्हें किसी अल्लाह वाले के पास जाना चाहिए। लाहौर में तो बहुत फेक आमिल होते हैं और वो सिर्फ पैसा लेते हैं और उसके बाद बात भी नहीं सुनते। हानिया ने मुझे, जिनके पास वो सिंध में गई थी, वो जो गद्दी नशीन पीर साहब थे, उनका नंबर दिया और मैंने उनसे बात की और अपनी सारा मसला उनके आगे रखा और हानिया का रेफरेंस भी दिया। उन्होंने कहा कि तुम लोगों के घर के अंदर भी कुछ मनहूस असरात हैं। तुम्हारे घर के अंदर भी एक बूढ़ी औरत का बसेरा है। कुछ दिनों के बाद वो औरत तुम्हें नजर आने लगेगी। जिसपे अलीना कहती है कि मैंने उनसे कहा कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारे स्टोर के अंदर मुझे अजीब सी आवाजें आती थी और जब दरवाजा खोलकर मैं देखती थी तो अलमारी में से सारे कपड़े बाहर फेंके होते थे। और जब मैं अलमारी के कपड़ों को समेट कर बाहर निकलने की कोशिश करती थी तो मुझे एक औरत का अक्स महसूस होता था। वो मुझे अपनी मौजूदगी जाहिर करवाती थी। लेकिन मैंने आज तक ये बात अपने घर वालों पे शो नहीं की। उन्होंने कहा कि फिल फौर इस घर को छोड़ दो, नहीं तो वो तुम लोगों को और ज्यादा जुदा कर देगी और फिर आहिस्ता आहिस्ता इंसान मौत की तरफ चला जाता है, डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। कुछ चीजें इतनी सख्त होती हैं कि वो अपनी जगह पर आने वाले लोगों को अपना आप ज्यादा जाहिर किए बिना जानी नुकसान दे देती हैं। मेरे अब्बू इस चीज को मान नहीं रहे थे और उनको भी एक रात वो औरत नजर आई। वो एक बूढ़ी औरत थी और वो उसके पांव बिल्कुल उल्टे थे। हमारे साथ वाले घर वालों ने भी कहा कि हमने और इसकी मौजूदगी का हम खुद महसूस कर चुके हैं कि ये इधर रहती है, क्योंकि जब भी हम छत पे जाते हैं तो इस घर से हमें अजीब सी आवाज आती है, जैसे कोई हमें बुलाने की कोशिश करे। और जब पलट के देखा जाता है तो कोई नहीं होता। लेकिन ये मखलूक हमें नुकसान नहीं देती क्योंकि हम इसके घर में कभी नहीं आए। बेहतर है कि आप भी इस घर को छोड़ दें। लाख साफ करने पे वो घर गंदा रहता था। ऐसे लगता था कि हर टाइम उधर खाक उड़ रही हो, फिरानियत हो। हमने भी फिल फौर उस घर को छोड़ दिया और उन्होंने कहा कि इस घर को छोड़ना ही तुम लोगों का एक वाहिद हल है, क्योंकि तुम लोगों के ऊपर और कोई असरात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये घर भारी है। और उनकी बात बिल्कुल सच साबित हुई। हालांकि मैंने समझा कि शायद वो कुछ तावीज़ात देंगे, लेकिन उन्होंने मुझे कोई तावीज़ नहीं दिया क्योंकि मुझे ऐसा कोई मसला नहीं था। अलीना कहती है कि ये मेरी भी कहानी थी और मेरी फ्रेंड हानिया की भी, जो मैंने आपके साथ शेयर की। और हमने उस घर को छोड़ा, हम बिल्कुल ठीक हो गए। अबू जो भी उस बात को मानते नहीं थे, उन्होंने भी उस मखलूक को खुद देखा। उसके पाँव उल्टे थे और वो इतनी बूढ़ी थी। वो बिल्कुल हमारे दहलीज के दरमियान में तहज्जुद के टाइम पर मेरे अब्बू ने उसको देखा और फिर वो गायब हो गई। अब्बू ने भी उसको वाजिया नहीं लेकिन एक अक्स और साया नुमा चीज देखी थी। लाहौर बहुत पुरसरार है और इन ट्रेन के मुतालिक और भी बहुत सी लड़कियों की कहानियां हमारे कॉलेज में। मैं चूंकि हॉस्टल छोड़ चुकी थी और अब अपने अम्मी अब्बू के साथ रहती थी और हमने फिर उस घर को भी छोड़ दिया। मेरी हॉस्टल की फ्रेंड्स भी ये बात बताती थी कि उनको ऑरेंज ट्रेन पे सफ़र करने का बहुत शौक था और जब भी वो ऑरेंज ट्रेन पे सफ़र करती थी तो उनके कंधे बहुत बोझल और भारी हो जाते थे। ऑरेंज ट्रेन बहुत पुरसरार और भारी असरात रखती है। ये कहानी अलीना की थी जो कि उन्होंने लाहौर से शेयर की। अलीना कहती हैं कि हम आज भी लाहौर में रहते हैं, लेकिन जिस घर में अब रहते हैं उस घर में ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये मखलूक़ात हर घर में होती हैं, हर जगह पर होती हैं और कुछ में वाज़ेह होती हैं और कुछ में नहीं। बहुत शुक्रिया अलीना अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए। तो ये कहानी थी अलीना की और आज की नेक्स्ट खौफनाक कहानी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये मेरे एक अननोन लिसनर ने स्टोरी शेयर की जिन्होंने अपना नेम मेंशन नहीं किया ईमेल पे। वो बताते हैं कि मैं आपके साथ
एक स्टोरी शेयर करूंगा, एक आमिल की जुबानी कहानी शेयर करूंगा और आपके लिसनर्स को कुछ इंफॉर्मेशन भी दूंगा कि कुछ लोगों की हेल्प भी हो सके। ये स्टोरी है मेरे एक अननोन लिसनर की और वो कहते हैं कि उनके ऊपर भी काला जादू हुआ था। इस हद तक हुआ था, वो जादू इस हद तक वर्स हो गया था कि उनके घर में बहुत ज्यादा हेल्थ इशू बनने लगे थे, सब लोग बीमार हो गए थे। दादू की डेथ हो गई थी और उसके बाद वो कहते हैं कि घर में बीमारी का इतना, वो कहते हैं कि कोई ऐसे लगता था कि जैसे किसी ने बीमारी फेंक दी हो हम पे। पता करवाने पे पता लगा कि किसी ने हसद में आकर काला जादू कर दिया। इसी काले जादू के दौरान उनकी वालदा को भी कैंसर हो गया था और उन्होंने बताया कि मैं सिर्फ इतना बता सकता हूं कि काला जादू हम पे अपनों ने करवाया था, वो हमसे हसद खाने लगे थे। उन अल्लाह वालों ने हमें यहां तक बता दिया था कि वो कौन औरत है जिसने हम पर काला जादू कराया। फिर वो कहते हैं कि हमने उसका तोड़ भी करवाया और उसकी तोड़ में जो एक चीज मुझे पता लगी जो उन्होंने मुझसे करवाई वो मैं आपके लिसनर्स के साथ इस स्टोरी में शेयर करूंगा। और वो कहते हैं कि सदका जारिया समझ के मैं आपके लिसनर्स को बताना चाहता हूँ कि वो भी ये इस्तेमाल करें और इसको अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं, तो वो कहते हैं कि वो काले जादू से बच सकते हैं। वो कहते हैं जब मैं उस आमिल के पास गया तो वो आमिल एक लड़का था जिसको देखकर मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये मेरा इलाज भी कर सकता है। वो एक यंग लड़का था और आई थिंक कि वो कॉलेज गोइंग था, लेकिन वो इबादत गुजार था और बहुत इबादत करता था, अपने काम को भी साथ रखता था, अपनी पढ़ाई को भी साथ रखता था। उस आमिल लड़के ने मुझे देखा और कहा कि तुम काले जादू के मरीज हो, सुनते हैं कि लोगों पे काला जादू होता है, लेकिन तुम काले जादू के वाकई ही मरीज हो और तुम्हारी सारी फैमिली, जिनमें उनकी वालदा के ऊपर तो कैंसर का अटैक हो चुका था और अब वो कहते हैं कि उनकी दादू की भी डेथ हो गई थी और उनके घर में तमाम लोग बीमार थे। एक बीमारी से जान छूटती थी और दूसरी शुरू हो जाती थी, जिनमें सबसे ज्यादा और शदीद बीमारी डिप्रेशन की थी। अजीबो गरीब ख्यालात और सुसाइड करने के ख्यालात भी शामिल थे। घर चूंकि अपना था और बहुत खूबसूरत घर है वो कहते हैं हम लोगों का। उन्होंने कहा शायद यही तुम लोगों की गलती है और तुम लोगों के अपने तुमसे जेलस हैं। उन्होंने मेरे बहुत से इलाज किए, मेरे तमाम घर वालों की डिफरेंट स्टोरी थी, मेरे बहन भाइयों की, मेरी वालदा जो कि वो कहते हैं कि कैंसर का शिकार थी, मुख्तलिफ स्टोरीज थी सबकी। अगर बारी बारी बताऊंगा तो आप बहुत लंबी स्टोरी हो सकती है। नेक्स्ट एपिसोड में आपके साथ ये भी शेयर करूंगा कि मेरे बाकी बहन भाइयों की क्या कहानी थी, लेकिन फिलहाल यही बताऊंगा कि उन्होंने मुझे पानी दम करके दिया। पानी दम करने के बाद मेरा रोज आना जाना बहुत मुश्किल था। उस लड़के ने मुझे कहा कि अगर तुम रोज नहीं आ सकते तो मैं तुम्हें आज एक ऐसा अमल बताता हूं जिससे तुम हैरान हो जाओगे और इस अमल का नतीजा तुम ख्वाब में देखोगे। ये बात सुनने के बाद मैं काफी सरप्राइज हुआ और कहा कि बताओ वो क्या अमल है। सुनने में वो अमल शायद हर किसी को पता हो और शायद इसको हर किसी ने आजमाया ना हो। उन्होंने मुझे बताया कि 7 दफा आयतल कुर्सी, 7 दफा चारों कुल और 7 दफा सूरत कोसर, अवल आखिर 3-3 दफा दरूद इब्राहिमी तुमने पढ़कर रात सोने से पहले अपने हाथ पर फूंक मारनी है और उस हाथ को बतौर शफा समझ के अपने सर से लेकर अपने जिस्म के सारे हिस्सों पर उस हाथ को ऐसे मसा करना है और साथ दुआ मांगनी है कि हर किस्म के शयातीन, जिन्नात, काला जादू, हासदीन के हसद से, बुरी नजर से मुझे और मेरे तमाम घर वालों को बचा लो और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पनाह में अल्लाह पाक आप हमें रखें, अपनी नजर में खास करम करके रखें। वो कहते हैं कि उन्होंने ये अमल बताया और फिर उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि यही दम तुमने पानी के ऊपर भी करना है और पानी को भी असर के टाइम अपने घर के ऊपर छिड़काव किया करना है, बाहर दीवार के ऊपर और घर की एक एक दीवार के ऊपर। तुम इसको करते जाओ और ख्वाब में इसका नज़ारा देखते जाओगे। मुझे काफ़ी इस चीज़ की हैरानगी हुई कि इस अमल को तो मैं जानता हूँ और बेशक इसमें असर है, लेकिन मैं तो काले जादू का मरीज हूँ और मेरा असर तो तवीज़ों से ख़त्म होगा। मेरे इस सवाल के जवाब पर उन्होंने कहा कि तुम इसको करके देखो और 41 डेज के बाद तो मुझे इसका रिजल्ट बताओगे। खैर मैंने इस अमल को 1 हफ्ता लगातार किया और मुझे इसका असर नजर आया ख्वाब में। मैंने ख्वाब में देखा कि एक काला कुत्ता हमारे घर से भागकर निकल गया है और एक बच्चा हमारी दहलीज में बैठा है और उस बच्चे के हाथ से धुआं निकल रहा है। वो बिल्कुल हमारी गाड़ी के साथ टेबल डालकर बैठा है और उस टेबल के ऊपर भी बहुत धुआं है।
मैं जैसे ही आयतल कुर्सी और ये चारों कुल का हिसार अपने ऊपर करके उस बच्चे के पास आता हूँ तो वो बच्चा चीखने लगता है और मुझे ये कहता है कि मेरे पास से हट जाओ। मैं जैसे उसके करीब ज्यादा जाने लगता हूँ तो वो लड़का, छोटा बच्चा, चीखे मारता मेरे घर से निकल गया और वो काला कुत्ता भी। आहिस्ता आहिस्ता वो अमल मैंने अपने तमाम घर वालों को बताया। घर में पानी का छिड़काव किया, दीवारों के ऊपर, सिर्फ घर की दहलीज की दीवारों के ऊपर करके उन्होंने मुझे कहा कि दरवाजे को खोल देना है, 2 मिनट दरवाजा खुला रहने के बाद तुम दरवाजे को बंद कर लेना और 41 डेज लगातार इस अमल को करते रहना। और जो भी ये अननोन लिसनर बहन या भाई हैं, उन्होंने कहा कि मैंने इसके रिजल्ट देखे, आंखों से देखे। उनकी वालदा का कैंसर का ऐसा इलाज हुआ कि उनको शिफा आई, बिल्कुल ठीक हो गई, मेडिसिन असर करने लग गई जो मेडिसिन असर नहीं कर रही थी। मैंने उनसे इजाजत ली कि अगर इसी दम को मैं पीने वाले पानी पर करूं तो क्या ये मुझ पर असर करेगा? तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल करेगा, तुम ये सब कुछ पीने वाले पानी पर भी दम करके पी सकते हो। मैंने पीने वाले पानी पर भी दम करके अपनी वालदा को, अपने छोटे बहन भाइयों को दिया, अपने तमाम घर वालों को दिया और हमने इसके रिजल्ट देखे और हम काले जादू से मुकम्मल शिफा याब हो गए। हमने इन्हीं आयात को लिखकर अपने गले में भी बतौर तावीज़ डाल लिया और उसके बाद अपनी घर की दहलीज के ऊपर भी ये आयात लिखकर लगा दी और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसके बहुत अच्छे इफेक्ट्स देखे। ये हम पर इतने अच्छे तरीके से असरअंदाज हुई कि हम हैरान रह गए। और मैं भी आपके लिसनर्स को ये चीज़ बताना चाहता हूँ, ये एक आमिल का नुस्खा था जो कि लोगों के इतने इलाज करता था। वो कहते हैं कि हमारे पास रोज़ एक नई कहानी आती है। आमिल हजरात के पास बहुत सी कहानियाँ होती हैं। उनकी वालदा ठीक हो गई और फिर वो कहते हैं मैं भी ठीक हो गया और मैंने उसके बाद उनका शुक्रिया अदा किया। मैं उनकी महफिल में जाकर बैठा करता था। वो एक यंग लड़का था और उसने मुझे बहुत सी बातें बताई जो कि नेक्स्ट एपिसोड में भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। जिन्होंने भी ये स्टोरी शेयर की वो कहते हैं कि नेक्स्ट आपके साथ एक स्टोरी शेयर करूँगा लाहौर बहरिया टाउन की, एक ऐसे घर की कहानी जिनको एक नजर बद लगी और उसके बाद उनके क्या हालात हुए वो आपके साथ शेयर करूँगा। अगर आपके लिसनर को मेरी ये चीज़ पसंद आई है तो जिन्होंने ये स्टोरी शेयर की वो कहते हैं कि अगर आपके लिसनर्स को ये मेरी स्टोरी पसंद आए तो वो कमेंट बॉक्स में भी इस चीज़ के मुतालिक मुझे बताएं और नेक्स्ट लाहौर बहरिया टाउन का एक खौफनाक सच्चा काले जादू का वाकया मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो बहुत शुक्रिया आपका जो आपने स्टोरी शेयर की और इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन मेरे लिसनर्स को दी। तो ज़रूर मेरे लिसनर्स पे इस पे अमल करें और काले जादू से निजात पाएं। और अगर आपको इनकी ये स्टोरी अच्छी लगी है तो ज़रूर अपनी राय का इजहार करें कमेंट बॉक्स में और बताएं कि वो नेक्स्ट स्टोरी भी शेयर करें। बहुत शुक्रिया इतनी अच्छी स्टोरी शेयर करने का। तो ये थी आज की खौफनाक कहानियाँ। मेरे लिसनर्स को कैसी लगी अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा और स्क्रीन के ऊपर मेरा ईमेल एड्रेस मेंशन है, उधर आप भी अपनी स्टोरीज शेयर कर सकते हैं। वालिदैन जैसी खूबसूरत नेमत की कदर करें, उनसे मोहब्बत और प्यार करें, यही हमारे लिए कामयाबी है। इसी के साथ अपनी होस्ट नीलम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।